हेलो बच्चों, मेरा नाम गौरव कुमार दुबे है और दृष्टि आईएएस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर रोज छोटे छोटे टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं जो प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज उसी सीरीज में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा फटाफट से। सर्वोच्च न्यायालय व न्यायिक व्यवस्था। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर्वोच्च न्यायालय का तो पोर्शन हमें क्लियर रहता है, लेकिन इस न्यायिक व्यवस्था में किसे सम्मिलित करना है, तो उसी की चर्चा को यहां पर करते हुए मैं इसे आज यहां पर क्लियर करूं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। तो ध्यान रखिए, सर्वोच्च न्यायालय के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, अगर उनके रेफरेंस में आपसे मैं चर्चा करूं तो सर्वोच्च न्यायालय में जो आर्टिकल्स हैं उनमें सबसे पहले आर्टिकल नंबर 124 बड़ा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 124 में कई तरह के प्रावधान वर्णित किए गए। जैसे 124 जो है वो जजेस की नियुक्ति की भी बात करता है, उनका कार्यकाल भी वर्णित करता है, उनकी शपथ का प्रावधान भी वर्णित करता है, उनका निष्कासन भी बताता है और साथ ही साथ उनकी योग्यताएं भी वर्णित करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम की सिफारिश पर। यह सारा प्रावधान यहीं पर बताएगा। इसके बाद अगर अगले आर्टिकल की मैं आपसे बात करूं, यहां देखिए नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम की सिफारिश पर। कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। इन्हें अपने पद की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। निष्कासन संसद के पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और योग्यताएं है वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम 10 वर्ष किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुका हो, या फिर उन्होंने यहां पर जो बताया तीसरी योग्यता में वो है कि वो राष्ट्रपति की राय में कोई प्रतिष्ठित न्यायविद हो। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसकी चर्चा यहां पर की जानी चाहिए वो है आर्टिकल नंबर 125। एक्चुअली शुरुआती आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। 125 में वेतन भत्तों की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो कि भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन भत्ते पेंशन सब कुछ भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यहां पर राज्य की संचित निधि का कोई रोल नहीं होता। अगला आर्टिकल जो हमें यहां पर याद रखना है वो है आर्टिकल नंबर 127, जो कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों कि किनमें से कौन सा जज है जो केवल सर्वोच्च न्यायालय में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हमें देखने को मिलते। तदर्थ न्यायाधीश जो है वह कहीं और देखने को नहीं मिलते, मतलब हाई कोर्ट में उनका कॉन्सेप्ट नहीं। जब भी कभी सर्वोच्च न्यायालय में कोरम कंप्लीट ना हो, गणपूर्ति पूरी ना हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, ये राष्ट्रपति के परामर्श से और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से करेगा। और हाई कोर्ट के ही किसी जज को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो उसे यहां पर नियुक्त किया जाएगा। तो तदर्थ न्यायाधीश का यह प्रावधान हमें यहां पर याद रखना होगा, जिसकी नियुक्ति यहां पर उतनी अवधि के लिए होगी जितने आवश्यक हो और की जाएगी सीजेआई द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों के बाद अगला क्लॉज जो हमें याद रखना, आर्टिकल जो रिटायर्ड जजेस की बात करता है कि अगर कभी भी सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार अत्यधिक बढ़ जाता है, वर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस को भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। ये रीअपॉइंटमेंट कौन करेगा? ये भारत का मुख्य न्यायाधीश ही करेगा ये रीअपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के परामर्श। और किसे नियुक्त करेगा? जो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर्ड हुए या जो हाई कोर्ट के जज के पद से रिटायर्ड हुए लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हो, उन्हें यहां पर नियुक्त किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये बच्चों, यहां पर यह नियुक्ति भी उतनी अवधि के लिए होगी जितना आवश्यक। अगला आर्टिकल वेरी आईएमपी, इसका नंबर एमपीपीएससी पूछ चुका है। आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय की बात कही गई है, जिसे इंग्लिश में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कहा जाता है। और ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय अर्थात कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। इसका आम भाषा में अर्थ है जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं उन सब का साक्षिक मूल्य होगा, यानी उन्हें एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा और यहां पर याद रखिए उसे अपने कंटेम्प्ट के लिए यानी अपमान के लिए दंड देने की शक्ति भी प्राप्त हो। ये यहां पर
आर्टिकल नंबर 130 जो है वो बात करता है स्थान की, कि सुप्रीम कोर्ट कहां है। तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और ये भारत के किसी अन्य स्थान पर भी हो सकेगा जहां पर भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से निर्धारित कर। ठीक है बच्चों, आर्टिकल नंबर 131 अधिकारिता की बात करता है और ये मूल क्षेत्राधिकार बताता है। आर्टिकल नंबर 131 बताता है कौन कौन से मामले सीधा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किए जा सकेंगे। तो मूल क्षेत्राधिकार में उन्होंने कहा अगर कोई मामला ऐसा है जो केंद्र बनाम राज्य का विवाद हो, या फिर राज्य बनाम राज्य का विवाद हो, या केंद्र प्लस राज्य वर्सेस में कोई अन्य राज्य का विवाद हो, तो वो मामला सीधा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है। हालांकि इसके कुछ किंतु परंतु ने कुछ अपवाद वहां पर बताए गए। ठीक, आर्टिकल नंबर 132 से लगाकर 134 तक सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार बताया गया। मतलब हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील होना, ये सुप्रीम कोर्ट का अपीली क्षेत्राधिकार है। लेकिन मैं आपको बता दूं 132 संवैधानिक मामलों में अपील की बात कर रहा है, 133 सिविल मामलों में अपील की बात कर रहा है, 134 आपराधिक मामलों में अपील की बात कर रहा है। लेकिन ये जितनी भी अपील यहां पर होंगी, इन सब पर आर्टिकल 134A का एक प्रमाण पत्र वाला प्रावधान यहां पर रहेगा। मतलब हाई कोर्ट खुद एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, तब जाकर ही यहां पर जो है हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। तो ये अनुच्छेद नंबर 134A प्रमाण पत्र की बात कर, और ये क्लॉज जो है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। इस कंसेप्ट को यहां पर बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया कि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, चाहे मामला संवैधानिक हो, चाहे सिविल हो, या कुछ अपवादों के साथ चाहे क्रिमिनल हो, तो फिर यहां पर आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक, चलिए अगले आर्टिकल की बात कर रहे हैं बच्चों यहां पर। तो अगला आर्टिकल नंबर है 136 जो SLP की बात करता है, स्पेशल लीव पिटिशन, अपील के लिए विशेष इजाजत। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आगे अपील का कोई क्लॉज न हो, तो उस मामले में भी अपील हो सकेगी अगर हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर उस चीज के, सॉरी माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर यहां पर उसको विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए वो उसमें अपील प्रस्तुत करने की इजाजत देगा, तो किसी नॉन अपीलेट मैटर पर भी वो अपील सुन सकेगा। ठीक, 137 बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विलोकन की शक्ति। अब जरा एक बात ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विलोकन की बात हो रही है, न्यायिक पुनर्विलोकन की नहीं। तो पहले तो जरा दोनों का बेसिक डिफरेंस हम लोग देख लें। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है यहां पर कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है संसद या राज्य विधानमंडल ने अगर कोई कानून बनाया है, उस कानून की संवैधानिकता को जब यहां पर चेक करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो वो जुडिशियल रिव्यू ने न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता, जो कहीं ना कहीं 13, 32 और 226 आर्टिकल में देखने को मिलता है ना। लेकिन जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट आपराधिक मामले में अपने खुद के द्वारा दिए गए निर्णय को जब वापस से देखता है, तो इसे यहां पर कहा जाता है कि ये वो पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पुनर्विलोकन की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है एज पर आर्टिकल 137, और वो भी केवल आपराधिक मामलों में। ये बिल्कुल यहां पर ध्यान रखिए। ठीक, चल नेक्स्ट आर्टिकल जिसकी चर्चा मुझे यहां करनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल नंबर 141 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी निर्णय सुनाया है ना, वो यहां पर भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। वह एक तरीके से कानून का प्रभाव रखेगा और भारत के हर न्यायालय को उस निर्णय को मानना पड़ेगा। ये यहां पर ध्यान रखें। चल नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 142
2 है, जो 142 है ना, अनुपूरक शक्ति की बात करता है। मतलब अगर कहीं पर किसी प्रकार का कोई स्पेसिफिक प्रावधान न दिया गया, लेकिन न्याय के हित में अगर सुप्रीम कोर्ट आवश्यक समझे तो कोई भी आदेश पारित कर सकता है, भले ही वो उसके क्षेत्राधिकार के उसमें स्पष्ट तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित हो या न हो। ये बात यहां पर कही गई। आपको पता होगा जब राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा आरक्षित बिल पर 3 महीने में निर्णय सुनाने का सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया, जिस पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुपर संसद की संज्ञा न्यायपालिका को दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय आर्टिकल 142 के रेफरेंस में ही सुनाया। ठीक, अगेन वेरी आईएमपी, आर्टिकल नंबर 143 जो सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री या सलाहकारी क्षेत्राधिकार की बात करती। इस क्षेत्राधिकार के तहत यहां पर भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी कम से कम 5 न्यायाधीशों की एक पीठ होगी, जो पीठ यहां पर किसी भी प्रकार का यहां पर राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकेगी, जो एडवाइस यहां पर राष्ट्रपति द्वारा मांगी जा रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 145 सुप्रीम कोर्ट की नियम बनाने की शक्ति की बात करता है ना। किसी भी प्रकार के नियम, चाहे फिर वो एडवोकेट्स की यूनिफॉर्म को लेकर हो, जमानत को लेकर हो, स्थगन को लेकर हो, ये सब नियम कौन बना सकता है? सुप्रीम कोर्ट में नियम बनाने की शक्ति। और अगला और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में अंतिम आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 146 जो सुप्रीम कोर्ट में अधिकार और सेवकों की, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अलावा कई प्रकार के अधिकारी जैसे लीगल एड ऑफिसर वगैरह और सेवक होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही की जाएगी। ये कंसेप्ट आपको यहां पर याद रखना, और ऐसी नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श से की जाए। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम भी याद रखेंगे, हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान में कौन है? 53वें क्रमांक के हैं जस्टिस सूर्यकांत। ये 2 नाम आपको यहां पर याद। भारत में अब तक कोई महिला सीजेआई नहीं हुई है, लेकिन संभावित है 2027 में बीबी नागरत्ना जो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। और भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी हुई। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, वो 1968 से 1970 तक सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रहे हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। और सर्वाधिक कार्यावधि वाले सीजेआई हुए हैं YV चंद्रचूड़ जो 1978 से 1985 तक रहे। और सबसे कम कार्यावधि वाले कमल नारायण सिंह हुए जो 1991 में कुछ दिनों के लिए रहे। तो ये है सुप्रीम कोर्ट वाला पोर्शन। जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें ये कॉन्सेप्ट भी आएगा कि भारत के सर्वाधिक कार्यावधि वाले मुख्य न्यायाधीश, सबसे कम कार्यावधि वाले मुख्य न्यायाधीश, ये जो पोर्शन हमने देखे वो भी यहां पर आए। न्यायिक व्यवस्था में कुछ और चीजें भी यहां पर ध्यान रखनी बच्चों, कुछ और नाम भी आपको यहां पर याद रखना, जैसे PIL का पूरा नाम, ये क्वेश्चन पूछा गया है। PIL क्या होती है? तो PIL को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जाना जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फिर भारत में PIL के या लोक अदालत के जनक कौन कहे जाते हैं? वो कहे जाते हैं न्यायमूर्ति PN भगवती। ये कंसेप्ट भी यहां पर याद रखेगा कि भारत में PIL के जनक के रूप में हमें कौन देखने को मिलते हैं? न्यायमूर्ति PN भगवती। भारत का पहला चलित न्यायालय कहां स्थापित हुआ था बच्चों? तो भारत का पहला चलित न्यायालय जो है वो हरियाणा में स्थापित हुआ था, हरियाणा के मेवात जिले में। और भारत में चलित न्यायालय की जो विचारधारा है, इसके जनक APJ अब्दुल कलाम माने जाते हैं। जी हाँ, APJ अब्दुल कलाम जी जो है भारत में इस चलित न्यायालय की विचारधारा के जनक माने जाते हैं। ग्राम न्यायालयों के संबंध में बात करूं बच्चों, तो ग्राम न्यायालय मध्य प्रदेश में पहला ग्राम न्यायालय झातला ग्राम नीमच, मैं पहले लिख दे रहा हूं यहां पर, है ना, तो यहां पर याद रखिए ग्राम न्यायालय मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में झातला, जी हाँ, झातला ग्राम नीमच में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित हुआ था। लेकिन अधिनियम जब आया 2008 का, उसके बाद पहला ग्राम न्यायालय कहां स्थापित हुआ था? तो फिर वो बैरसिया जिला भोपाल में हुआ था। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो हमें यहां पर याद रखना। एक और बात याद रख लीजिएगा बच्चों कि भारत में 2 दलित मुख्य न्यायाधीश भी हुए हैं,
और 2 दलित न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हुए, एक केजी बालाकृष्णन और बी.आर. गवई। जी हाँ, केजी बालाकृष्णन जी और बी.आर. गवई जी जो हुए हैं, ये भारत में दलित मुख्य न्यायाधीश के रूप में देखने को मिलते। एक और बात, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, ये केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति, केवल सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ही अपनी इस जुडिशियल रिव्यू की पावर का यूज कर सकता है। और ये जो पावर उन्हें प्रदान की गई है, ये पावर संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी बिल के रेफरेंस में उन्हें प्रदान की गई। एक कंसेप्ट और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ये किन अनुच्छेदों में है, तो ये अनुच्छेद 13, 32 और 226 में। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट्स जो हमने देखे, ये न्यायिक व्यवस्था के तहत आ सकते हैं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन में मैंने आपको फटाफट आज के इस लेक्चर में सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था दोनों के संबंध में बताया। थैंक यू सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।